तो अपन बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस की डिस्कशन करूंगा, ठीक है। यूनिट वाइज अपन बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पहला यूनिट है ना, पहला यूनिट, ये बेसिकली बोलोगे थ्योरी है, पूरा थ्योरी। थ्योरी बोलने का मतलब व्हाट इज प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इस तरीके की थ्योरी क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। और यूनिट नंबर 1 से क्या थ्योरी आएगी, मैंने आप लोगों को उसका पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। तो मैं थ्योरी क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात मेन किसकी कर रहा हूं, प्रैक्टिकल्स की। यूनिट नंबर 1 से प्रैक्टिकल जो आएगा वो आ सकता है ग्राफ बनाने वाला, समझते हो ना, ग्राफ बनाने वाला प्रैक्टिकल आ सकता है, या फिर आप लोगों को एक डेटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, डेटा से आपको उसको सीरीज में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, सीरीज में। मतलब कॉन्सेप्ट आएगा सीरीज से रिलेटेड, आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछ लेगा। प्रैक्टिकल यूनिट नंबर 1 से आने का यही दो मेरे को चांस लग रहा है, अगर आया तो इसमें से आएगा, बाकी थ्योरी आना तय है यूनिट नंबर 1 से। इतनी बात समझ में आ गई। यूनिट नंबर 2 में अगर आते हैं तो यूनिट नंबर 2 सबसे ज्यादा लेंदी यूनिट है, सबसे ज्यादा लेंदी यूनिट, क्योंकि यूनिट नंबर 1 से बहुत सारी चीजों को उठा के कहां डाल दिया है इस साल, यूनिट नंबर 2 में डाल दिया है। तो यूनिट नंबर 2 में थ्योरी कोई नहीं पढ़ के जाएगा, हो सकता है कि ऑप्शन में भी आपको प्रैक्टिकल मिल जाए, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी 2 दिन पहले जो दुर्ग यूनिवर्सिटी वाले का पेपर हुआ, देखना यूनिट नंबर 2 और 3 में थ्योरी आया ही नहीं है, दोनों प्रैक्टिकल है ऑप्शन में भी। तो आप लोग भी यूनिट नंबर 2 और 3 में थ्योरी के भरोसे नहीं जाओगे, प्रैक्टिकल ही करोगे। तो प्रैक्टिकल में पहला टॉपिक मैं अगर बोलूं तो सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति। चैप्टर के नाम से अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग नहीं समझोगे, अगर मैं मीन मीडियन मोड बोलूंगा तो समझ जाओगे तुरंत। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, उसका जो टॉपिक है, इसके अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये 5 टॉपिक आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद आप लोग आ जाओ यूनिट नंबर 2 के नेक्स्ट चैप्टर में, पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू में अगर देखोगे तो क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल, ये आप लोगों से पूछ सकता है। यूनिट नंबर 2 में ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर, डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर। इसके अंदर क्या क्या आता है सुनना ध्यान से, रेंज आता है, उसके बाद आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद आएगा परसेंटाइल रेंज, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद आता है मीन डेविएशन, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इतने टॉपिक है डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर वाले चैप्टर के अंदर, एक ही चैप्टर है। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 में ही स्कीवनेस, 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 हाँ, स्कीवनेस की कैलकुलेशन करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है कार्ल पियर्सन के हिसाब से, एक होता है बाउली के हिसाब से। तो जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आप लोग देख लोगे। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 2 का कवरेज। देखो कितने सारे टॉपिक है, पहले यहां तक का जो पोर्शन है ना, चैप्टर नंबर 3 और 4, ये कहां हुआ करता था, यूनिट 1 में हुआ करता था, इसको उठा के यूनिट 2 में डाल दिया है। ऐसा कहां होता था मालूम है, एम कॉम में करता था ऐसा। एम कॉम में देखोगे ना उसका सिलेबस, तो ये सारे टॉपिक उनके भी यूनिट 2 में ही देखने को मिलेंगे आपको, एम कॉम में। अब बी कॉम में भी वही हल कर दिया है। यूनिट नंबर 3 में अगर आते हैं अपन, तो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा कोर रिलेशन, और उसके बाद रिग्रेशन। यूनिट नंबर 4 में अगर आते हो आप, तो आपको देखने को मिलेगा इंडेक्स नंबर, और क्या देखने को मिलेगा, टाइम सीरीज।
और यूनिट नंबर 5 में आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा प्रोबेबिलिटी और देखने को मिलेगा बिजनेस फोरकास्टिंग। तो ये है आप लोगों का पूरा स्टैटिस्टिक्स का कवरेज। अब बात ये उठती है कि आप लोग अब पेपर में जब जाओगे तो आप लोगों को क्या अप्रोच रखना है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं उल्टा चल रहा हूं, यूनिट 5 से स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आप लोगों को उसी को फॉलो करना है। यूनिट नंबर 5 में प्रोबेबिलिटी बोलोगे ना, गिन के 50 क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे 2-2 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मत देखो, 2-2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। अगर आप एकदम कंफर्म हो कि हमसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है तो ही आप इसके क्वेश्चन को हाथ लगाना, नहीं तो चुपचाप बिजनेस फोरकास्टिंग की थ्योरी लिख के आ जाना, जो कि कंपलसरी आएगी ही, क्योंकि यूनिट 5 में दो ही टॉपिक है बस, एक प्रोबेबिलिटी और एक बिजनेस फोरकास्टिंग। तो आप इसको पढ़ लो, इसमें प्रैक्टिकल भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। तो आएगा कंफर्म एक थ्योरी मिलेगी, आप उसको लिख कर आ जाना। तो जो मैंने थ्योरी का आप लोगों को पीडीएफ दिया है, कौन कौन सी थ्योरी आ सकती है मैंने बता दिया इसमें यूनिट 5 में। और जिसको लग रहा है हम प्रैक्टिकल बना सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर 3 अलग अलग टॉपिक और है, क्या? प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो ये सब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो क्लास में मैंने कराया है, ऐप में रिकॉर्डिंग डली हुई है, आप लोग उसके हिसाब से देख लेना। कंफर्म हो तो ही बनाना, नहीं कंफर्म हो तो चुपचाप थ्योरी लिख कर आ जाना, एवरेज नंबर तो मिल जाएगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत तो 0 और सही तो नंबर पूरे में पूरा भी मिल सकता है, इसलिए कंफर्मेशन पर डिपेंड करता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग इंडेक्स नंबर का ही प्रैक्टिकल और इंडेक्स नंबर की ही थ्योरी करके जाओ। फिर आप टाइम सीरीज चैप्टर को अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। आ गई बात समझ में? या फिर उल्टा, अगर आप टाइम सीरीज का क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो इसका प्रैक्टिकल बना लो, इसकी थ्योरी इसकी भी थ्योरी पढ़ के चले जाओ, तो आप इंडेक्स नंबर छोड़ सकते हो। लेकिन इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है ना फ्रीक्वेंटली पूछता है, टाइम सीरीज का रेयरली आता है क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोगों को मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं, किसमें जाओ? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भी अगर देखोगे तो फिशर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक बोल रहा हूं मैं, कौन कौन सा सुन लो? फिशर वाला, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाला, ये 2 टॉपिक आप लोग बिल्कुल करके चले जाना। और फिशर के अंदर देखोगे ना तो फिशर इंडेक्स को क्यों आइडियल इंडेक्स बोला जाता है, ये क्वेश्चन। दूसरा कि फिशर में टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वाला क्वेश्चन करवाया था मैं आप लोगों को एक, तो वो वाला टॉपिक छोड़ के मत जाना। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ आप लोगों को इंडेक्स नंबर में देखने को मिलेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में आ जाओ, कोरिलेशन और रिग्रेशन। यहां पर भी सेम स्ट्रेटेजी, कोरिलेशन में थ्योरी, इसी की थ्योरी कर लेना, इसी का प्रैक्टिकल कर लेना, ऐसा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यूनिट नंबर 3 से मैंने थ्योरी तो बोला ही नहीं करने आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं बोल सकता हूं आप लोग कोरिलेशन का भी प्रैक्टिकल करो और किसका प्रैक्टिकल करो? रिग्रेशन का। कोरिलेशन का प्रैक्टिकल अभी इस क्लास के पहले मैंने एक आप लोगों को करवाया है, कुछ 12-15 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करके चले जाना। इसके बाद मैं रिग्रेशन का क्वेश्चन करवाऊंगा। रिग्रेशन के क्वेश्चन में ध्यान रखना, गिन के 5 से 6 क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगा टॉपिक। इक्वेशन रहता है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना रहता है, वो सिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो रिग्रेशन का ज्यादा लोड मत लेना आप लोग, समझ में आ गई बात? तो कोरिलेशन मेरे हिसाब से कोरिलेशन ही ज्यादा आता है, तो आप लोग कोरिलेशन के प्रैक्टिकल पर फोकस करो और रिग्रेशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करा दूंगा आप लोगों को। तो ये यूनिट नंबर 3 आप लोगों का क्या रहेगा? प्रैक्टिकल रहेगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 बहुत लेंदी यूनिट है। अब देखो सामने वाला यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। यूनिट नंबर 2 में मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इतने सारे टॉपिक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिसका सवाल पूछने से आपकी बाकी की नॉलेज भी टेस्ट हो जाती है। सबसे बेहतरीन टॉपिक अगर मैं कुछ बोलूं यूनिट नंबर 2 में तो स्कीवनेस है। क्यों स्कीवनेस है बताऊं? स्कीवनेस में आपका मीन, मीडियन, मोड का भी टेस्ट हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सीख जाते हो और क्वार्टाइल भी निकालना सीख जाते हो। सोच लो एक चैप्टर कितनी सारी चीजों को कवर कर रहा है। तो स्कीवनेस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है यूनिट नंबर 2 में, क्योंकि इसमें
बहुत सारे पिछले टॉपिक्स का कवरेज है। स्कीवनेस का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आप लोगों को? स्कीवनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड। अब आपको मीन निकालने आएगा, मोड निकालने आएगा, तभी तो आप उसकी वैल्यू निकाल के आप पुट करोगे। फिर स्कीवनेस का अगर आप कोफिशिएंट निकालोगे, जे बोलते हैं उसको, उसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सोच लो, एक टॉपिक की कैलकुलेशन करनी है जिसके लिए आपको 3 अलग अलग टॉपिक की नॉलेज होनी जरूरी है, और स्कीवनेस की तो होनी जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो टॉपिक इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं यूनिट नंबर 2 में, तो एक टॉपिक मैंने यहां पर मार्क किया, कौन सा? स्कीवनेस। ये करके जाना है, छोड़ना नहीं है। क्या करना है? पास्ट ईयर के क्वेश्चन करके चले जाना बस। पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो पूछा है इसके पहले, पास्ट ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेस है, गाइड्स अवेलेबल है मार्केट में, बुक अवेलेबल है आप लोग के पास, जहां पे जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो आप उसमें मिल जाएगा पास्ट ईयर के क्वेश्चन। क्लियर है? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी सॉल्व होते हैं। वो थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया ना, 2 सीरीज वाला, बताओ कौन सी सीरीज ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहां पे मीन भी निकालना पड़ता है आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मेरे को लगता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कितने टॉपिक मैंने यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट बताए? 3 टॉपिक, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्कीवनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक से सवाल नहीं आएगा, क्योंकि अभी दुर्ग यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, उसमें मीन डेविएशन का क्वेश्चन पूछा था, शायद मीन डेविएशन का क्वेश्चन आया था। अभी हमारा एमकॉम का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें अगर आप देखोगे रेंज पूछ लिया था। रेंज को कोई भाव नहीं देता इस टॉपिक को, रेंज पूछ लिया क्वेश्चन में। मतलब आप लोग अगर देखोगे तो टॉपिक तो भाई सब इंपॉर्टेंट है, और मैंने करवाए भी सभी है। उसके बाद मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। मैं मीन, मीडियन, मोड की अगर बात करूं तो मीन में है ना, आप वो अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन वाली नहीं रहती टेबल, जिसमें आधा मोर देन आधा लेस देन वाला क्वेश्चन आता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है, वैसा वाला आपसे मीन में पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, अगर मीन पूछ रहा है तो। मीडियन, मीडियन आ गया अगर, तो मीडियन में आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर एक ही क्वेश्चन सिंपल सा दे देगा, बोलेगा मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल के बताओ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने बोलेगा, एक सरल सा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा क्या निकालो? मीन भी निकालो, मीडियन, मोड तीनों निकाल दो। अपन अभी संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप क्या करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाओ, जितने टॉपिक से आए हुए हैं धड़ाधड़ 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 बनाते जाओ। हाँ बोलो। सेकेंड यूनिट में अगर कोई कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या करेगा? देखो, अगर थ्योरी ऑप्शन में रहती तो मैं बोल देता भाई सेकेंड यूनिट में थ्योरी कर लो। जो 3 मैंने हाईलाइट किए ना, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लास्ट वाला क्या, स्कीवनेस, तो ये 3 टॉपिक जो है ये तभी बनेंगे जब आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अगर बोलूं तो यही 3 है जो मैंने लिखे हैं यहां पर। जो अगर कुछ नहीं पढ़ा है, ये 3 टॉपिक को अगर कवर करते हो तो ज्यादा चांस है इनसे क्वेश्चन आने का। क्लियर है मेरी बात? तो आप लोग मोबाइल को थोड़ा सा साइड रख दो, आप भी जेब के अंदर डाल दो उसको। चलो, तो मैं अब यूनिट नंबर 1 की बात करता हूं। यूनिट नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो थ्योरी,
और प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो ग्राफ बनाने वाला या फिर डेटा दे देगा बिखरा हुआ, उससे अपने को क्या कन्वर्ट करना है, सीरीज के फॉर्म में करना है, ये अपने को बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब क्योंकि आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप लोगों को मैं आज की क्लास का टारगेट दे देता हूं। आप लोग यूनिट नंबर 5 आपकी जिम्मेदारी है, इसके बारे में मैं क्लास में अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि थ्योरी पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी भी मैंने अभी रिसेंट में पढ़ा है तो रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 4 भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलोगे तो मैं कुछ दे दूंगा, वो आप लोग बना के चले जाना, जिसके आने का चांस, मतलब वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो आप लोग करके चले जाना। टाइम सीरीज चैप्टर को हाथ मत लगाना। तो यूनिट नंबर 4 और 5 की जिम्मेदारी आप लोगों की है। यूनिट नंबर 1 में थ्योरी पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, डेटा वाला टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा आप लोगों से। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में अगर आते हैं तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही कोरिलेशन पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। रिग्रेशन मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा। तो आज की क्लास में हमारा मेन फोकस जो रहेगा किस पर रहेगा मालूम है, यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 पर हमारा मेन फोकस रहेगा। आगे बढ़े अब, चलो। तो मैं एक एक करके टॉपिक उठा रहा हूं और पीवाईक्यू जो आए हुए हैं डायरेक्ट उनको सॉल्व कर रहा हूं, और मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप लोगों को सारे फॉर्मूले, सारे रूल्स, सीरीज का कन्वर्जन, मोर देन लेस देन कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब आता है आप लोगों को। क्योंकि बेसिक चीजें समझाने बैठ जाऊंगा ना तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे अपन क्लास में। और अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत है तो आप लोग अपना ऐप डाउनलोड कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लो, उसमें सीरीज का कन्वर्जन आपको समझ में आ जाएगा। मोर देन को नॉर्मल कैसे बनाते हैं, लेस देन वाला, फिर मिड वैल्यू दिया रहता है तो क्या करते हैं, सब मैंने उसमें बताया है। चलो, सबसे पहले अपन बात करेंगे मीन की। मीन को हम एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बार एक्स से। तो पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हम उनकी बात करते हैं। बात कोई नहीं करेगा, सब इधर देखो ध्यान से। इधर देखो, बात नहीं, 0, मार्क्स मोर देन, क्वेश्चन में क्या दिया है, 0, 1, 2, सॉरी 0 के बाद है 10, फिर है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 80, फिर दिया है 77, फिर दिया है 72, फिर दिया है 65, फिर दिया है 55, फिर दिया है 43, फिर दिया है 28, फिर दिया है 16, उसके बाद है 10, फिर है 8, फिर है 0। क्वेश्चन में बोलता है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझो, फाइंड आउट arithmetic mean from the following data। फाइंड आउट arithmetic mean from the following data, ये अपने से पूछ रहा है। देखो, एरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन करने के कितने मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट, एक होता है स्टेप डेविएशन।
क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है क्या कौन सा मेथड अप्लाई करना है? आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट लगा दो, शॉर्टकट लगा दो, स्टेप डेविएशन लगा दो, आंसर घुमा फिरा के तीनों से एक ही आंसर आता है। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो इसलिए हमेशा हम कौन सा मेथड लगाएंगे? शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये जो सीरीज दी हुई है यहां पर क्या लिखा हुआ है? मोर देन लिखा है, मोर देन। मतलब ये नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल क्लास नहीं है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो पहले अपने को मीन की कैलकुलेशन करने के लिए पहले नॉर्मल क्लास और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगा के क्या निकाल सकते हैं? मीन। चलो तो यहीं पर ही कर देता हूं मैं कैलकुलेट। देखो यहां लिखोगे मार्क्स, मोर देन बोल रहे हैं ना, मोर देन। तो कितने कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? 10-10 का। तो मोर देन बोल रहे हैं मतलब सब में 10 जोड़ते जाओ, सब में 10 जोड़ते जाओगे तो कितना आएगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और इधर 100 से कितना था? 110 हो जाएगा, 100 से 110 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? मोर देन में अपन बढ़ा देते हैं, लेस देन में अपन क्या करते हैं? कम कर देंगे। अब जो सीरीज के साथ जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पता है ना आप लोगों को? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसको हमको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे समझो। याद रखना हमेशा, मोर देन जब दिया रहेगा ना, मोर देन, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और लेस देन जब दिया रहता है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में होती है, मतलब छोटे से बड़ा, और मोर देन में बड़े से छोटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है हर बड़ी फ्रीक्वेंसी में उसकी अगली या पिछली उससे छोटी वाली फ्रीक्वेंसी उसमें इंक्लूड है। जैसे मोर देन में 80 दिख रहा है, इसके पिछले कुछ है क्या? नहीं। इसके अगले में क्या है? 77। तो इस 77 जो है ना 80 में इंक्लूड है भाई। आगे मेरी बात समझ में? अब 77 देखोगे तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है? 72। 72 में क्या इंक्लूड है? 65। 65 में क्या इंक्लूड है? 55। तो इंक्लूड है तो अपन माइनस कर करके क्या करेंगे? निकालते जाएंगे बाहर उसको। चलो माइनस करते हैं। 80 में से 77 जाएगा, कितना बचेगा? नंबर ऑफ 3 बचेगा। 77 में 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 72 में 65 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। 65 में 55 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 55 में 43 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, 13। 55 में 43, 43 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। 28 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी 2 बचेगा ना, 2। 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और 0 का क्या हो जाएगा? 0। आप नीचे से भी कैलकुलेट करते हुए ऊपर जा सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये नॉर्मल क्लास और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बन गई। तो मैंने बताया क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? शॉर्टकट। तो हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू कौन सा वाला? मैं गलत किया क्या? ये 12 आएगा क्या? ठीक है, इसका मतलब आप लोग क्लास में अलर्ट हो। मिड वैल्यू निकालेंगे। हाँ, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 माइनस 2 होगा। L1 प्लस L2 माइनस 2, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। सॉरी मैं माइनस बोल दिया था क्या? ये आ जाएगा 5। L1 किसको बोलते हैं? इधर वाले को। L2 इसको बोलते हैं। ये कितना आएगा? 15, 25,
35, 55, 65, 75, 85, 95 और 105। मिड वैल्यू निकाल लिए। कहीं कुछ गलत है क्या? अच्छा, कैलकुलेट कर लिया आप लोग। इसको हम x बोलते हैं। अब अपने को निकालना है dx। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो a क्या होता है? हमको किसी भी एक नंबर को a मानना पड़ता है। इसको मान लू a, मान लिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। अब 5 माइनस 55 करोगे तो कितना होगा? -50, -40, -20, सॉरी 30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40 और 50। अब अपन निकालेंगे एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी का और dx का मल्टीप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है? f है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू -50 करोगे तो कितना होगा? 5 इंटू -40 करोगे तो कितना होगा? -200। उसके बाद -210, उसके बाद -200, उसके बाद -120, 0, 120, 120, 60, 320 होगा क्या? 8 इंटू 40, 320 होगा ना। और ये कितना होगा? 0। क्लियर है? अब अपने को टोटल लगाना है किसका किसका? फ्रीक्वेंसी का और एफ डी एक्स का। तो इसको बोलेंगे समेशन एफ और इसको बोलेंगे समेशन एफ डी एक्स। इसका टोटल तो देखो 80 आना चाहिए मेरे हिसाब से। और एफ डी एक्स का टोटल लगाओ। पक्का? -260। चलो, एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड से? ये होता है a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ ए कितना माने थे? 55। समेशन एफ डी एक्स कितना आया था? अपॉन कितना लेंगे? 80। तो 55 माइनस 80 डिवाइड 260 डिवाइड बाई 80 करोगे कितना आता है? 3 पॉइंट कितना आ रहा है? 25 आया। 55 में माइनस कर दो, 51 पॉइंट। जो ने मेरे पहले बना लिया उनका आंसर आया था। किसी ने 55 आया बोले थे आप लोग? अच्छा, मैं सोचा मीन का आंसर उतना लाए क्या। तो ये जो आंसर है ना 51.75 ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है? इसके पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं, वो मैंने उसका डिस्कशन नहीं किया है। जो स्पेशल लग रहा है क्वेश्चन आया है पेपर में, मैं वही करा रहा हूं बस। आगे बढ़ जाए। अब एक सेम क्वेश्चन मोर देन वाला था, करा दूं क्या फिर से? नहीं, अब मैं नए टाइप के क्वेश्चन में आ रहा हूं। हाँ, मिसिंग वैल्यू वाला है, मिसिंग वैल्यू वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन is 28, find the missing frequency of class interval 30 to 40। और क्वेश्चन दिया हुआ है प्रॉफिट पर शॉप, रुपीज में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50 और 50 से 60। और नंबर ऑफ शॉप, नंबर ऑफ शॉप है 12, 18, 27, क्वेश्चन मार्क मतलब आपको डैश करके दिया रहेगा या क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, 17 और 6। ये क्वेश्चन है भाई, क्लास दी हुई है, आप उसको जेब में रख लो भाई, जेब में रख दो और वाइब्रेशन भी ऑफ कर दो उसका। दारू से खराब लत है उसकी, मतलब दारू पीने वाला आदमी तो भी है ना छोड़ देगा एक बार दारू, लेकिन मोबाइल चलाने वाला, आपको नहीं बोल रहा हूँ भाई, सबको बोल रहा हूँ। 1 मिनट हुआ नहीं, हाथ वहां वहीं बार बार वही जा रहा है हाथ। क्या करेंगे बताओ? मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। अब मेरा सजेशन सुनो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन किसी भी मेथड से बन सकता है, शॉर्टकट, डायरेक्ट, स्टेप डिवीजन, किसी से भी। क्वेश्चन खुद मिसिंग वाला है ना, तो आप अगर शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन मेथड लोगे ना तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए। तो जब भी मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उस केस में आप लोगों को डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? अब क्वेश्चन में मीन दिया है कितना, 28, मीन की वैल्यू दे दिया है। फ्रीक्वेंसी एक तो गायब है, उसको अपने को निकालना है। चलो सॉल्यूशन, प्रॉफिट दिया है कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ शॉप 12, 18, 27, इसको मैं एफ ले लूं, 17 और 6। चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, एक्स मतलब मिड वैल्यू। ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 और 55। अब एफ एक्स निकाल लो, नंबर ऑफ शॉप एफ है, एफ एक्स निकाल लो, तो ये आ जाएगा 60। 15 इंटू 18 करोगे तो कितना होता है भाई, 270। 27 इंटू 25 कितना होता है, 675। 35 एफ। 45 इंटू 17 करोगे तो हाँ 765 और ये 330। अब इसका टोटल मारोगे और इसका टोटल मारोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा बताओ। इसमें एफ को अलग रख देना, कितना आएगा, 80 प्लस एफ, यह आ जाएगा समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2100 प्लस 35 एफ। कई लोग क्या कर देंगे, इसको 80 एफ लिख कर आ जाएंगे। जो महान गणितज्ञ लोग हैं ना अपने बीच में, उन लोग क्या करेंगे मालूम है, 80 एफ लिख कर आ जाएंगे। अब फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना था, इसकी वैल्यू कितनी थी 28, 2100 प्लस 35 एफ अपॉन 80 प्लस एफ। अब देखना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 80 प्लस एफ जो है ना, ये पूरा एक टर्म है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, 28 इंटू 80 प्लस एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2100 प्लस 35 एफ। अब इसको जब सॉल्व करोगे 28 इंटू 80 करोगे, 28 इंटू एफ करोगे तो कितना आएगा, अब एक जैसे टर्म को एक जैसे एक तरफ कर दो पूरा, 2240 माइनस 2100 इज इक्वल टू 35 एफ माइनस 28 एफ।
कितना आता है, दोनों को माइनस करोगे तो 140, यहाँ आएगा 7f। तो f इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 7। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 20। बस इस तरीके से बनेगा ये सवाल। आ गई मेरी बात समझ में, ऐसे बनेगा सवाल। आगे बढ़ जाऊं, बस मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना था। वही वाला। हाँ वो भी करा रहा हूं, लाइन से चलते जा रहा हूं, सब आते जाएगा, वो भी करा रहा हूं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा बनाना मतलब आपके कॉपी में छपेगा, आपका बनाना आपके दिमाग में छपेगा और आपके पेपर में छपेगा। आपकी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब तक नहीं बनाओगे तब तक पता नहीं चलेगा छोटी छोटी गलतियां कहाँ हो रही है आप लोगों से, है ना। मैं तो बता रहा हूं सिर्फ रिकॉल कराने के लिए, हाँ ये चीज ऐसे बनती है। वेजेस इन रुपीस दिया है 48, लेस देन 48 सॉरी, फिर है लेस देन 56, फिर 48 से 64, फिर 64 एंड एबो, 72 से सॉरी, हाँ ठीक है 72 से 80, 80 एंड एबो, 88 एंड एबो। नंबर ऑफ वर्कर्स 5, 12, 29, 31, 8, 19 और 5, ये दिया है सवाल। ऐसे कुछ फेंक के मारने लायक नहीं पड़े यहाँ पे, कैसे जीतू। ये क्वेश्चन अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये क्वेश्चन आपके सर ने या आपके मैडम ने जैसा भी आपको समझाया होगा कन्वर्ट करने, आप अपने ही मेथड को फॉलो करना। जिन लोग अपने से पढ़े हुए हैं उन लोग मेरे मेथड को ही फॉलो करना, क्योंकि क्या होगा, नया कुछ सीखने जाओगे इतना टाइम बचा नहीं है कि आप लोग क्या हो जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप फिर मेरा मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आधा मोर देन आधा लेस देन वाला क्वेश्चन है। प्योर मोर देन भी नहीं है, प्योर लेस देन भी नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। और हम जानते हैं मोर देन लेस देन वाली जब भी बात आ जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब इस सवाल को अपने को बनाना है, तो पहला हमारा काम है कि ये जो दिया हुआ है इसको अपने को नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट करना, और ये जो दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। तो पहले हम है ना नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट करते हैं इस चीज को। ध्यान से अगर देखोगे ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, ध्यान से सुनोगे तब आप समझोगे, समझोगे तब बना पाओगे। मोबाइल वोबाइल सब जेब में रख दो। अड़तालीस दिया है, लेस देन क्या दिया है 48, फिर बोलता है लेस देन 56, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। अब 48 की तो बात हो गई है, 56 के बाद 64 कितना दूर है, 8। 64 के बाद ये कितना दूर है, 8। इसके बाद ये कितना दूर है, 8। इसके बाद 80, तो 80 है, 80 के बाद 88। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे सब में कितने कितने का डिफरेंस,
अपेरेंटली दिख रहा है अपने को, 8-8 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम एक ऐसी क्लास बनाते हैं जिसमें सब में कितने कितने का डिफरेंस रहे, 8-8 के इंटरवल की क्लास रहे। बना ले नॉर्मल क्लास। लेस देन 48 बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है मतलब 48 से कम। तो 48 दिया है ना, तो इसमें 8 कम कर दो, कितना आएगा 40। लेस देन बोलता है तो कम करना पड़ता है, मोर देन बोलता है तो बढ़ाना पड़ता है। फिर बोलता है लेस देन 56, तो 56 से कम कितना जाएगा 48। फिर 48 से 64 बोल रहा है, तो 48 से 56 तक तो आ चुके हैं अपन, तो अब अपन आगे कहां जाएंगे, 56 से कितना जाएंगे 64 में जाएंगे। फिर बोलते हैं 64 एंड अबव, 64 एंड अबव, तो कितना ऊपर जाओगे 8, तो 64 लिखो यहां पर 72। फिर 72 से 80 तो दिया ही हुआ है। फिर 80 एंड अबव, 88 एंड अबव बोलता है, तो कितना आएगा 96। बस उससे आगे नहीं बनेगा। तो ये बन गई कौन सी क्लास, नॉर्मल क्लास बन गई। समझ में आया। आगे अब अपन देखेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सोच के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं की हो तो मैं एक डायग्राम बना के इसको कैलकुलेट करता हूं, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन में गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। चलो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज को है ना एक लाइन में प्लॉट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को एक लाइन में प्लॉट करेंगे। प्लॉट मतलब लिखेंगे 40 से लेकर 96 तक। ध्यान से देखना, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 और 96। ये मैंने क्या किया, जो भी सीरीज जो दिख रही है ना आप लोगों को, ये क्लास, इसके पूरे आइटम को मैंने एक लाइन में प्लॉट कर दिया। इसके बाद अब जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो है वो जो बोल रहा है वही अपने को करना है। बस क्या करना है समझो। हम अभी क्या कर रहे हैं, लाइन क्यों खींचे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, है ना। बोलता है लेस देन 48, ऊपर क्या लिखा है नंबर ऑफ वर्कर, और ये क्या है वेजेस। मेरा बोलने का मतलब है, आप कहीं गए, ग्रुप ऑफ वर्कर बैठे हुए कहीं पे, आप बोले कि 48 से कम रुपए मजदूरी पाने वाले वर्कर खड़े हो जाओ, तो टोटल कितने लोग खड़े हो गए 5। तो जब भी बोलेगा ना से कम, तो आप इधर आ जाना। लेस देन बोलेगा मतलब एरो किधर बनाना है, इधर। मोर देन बोलेगा तो एरो इधर बनाना है। फिर आगे बोलता है 56 से कम मजदूरी पाने वाले खड़े हो जाओ, कितने लोग खड़े हो गए 12 लोग खड़े हो गए, 56 से कम वाले लोग। आगे 48 रुपए से 64 रुपए के बीच में मजदूरी पाने वाले खड़े हो जाओ, तो कितने लोग खड़े हो गए 29 लोग खड़े हो गए। कितने से कितने के बीच में, 48 से 64 के बीच वाले 29 लोग खड़े हो गए। समझ में आई बात। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही काम कर रहे हैं बस। आगे 64 से ऊपर, 64 रुपए से ऊपर पाने वाले खड़े हो जाओ, तो 64 रुपए से ऊपर तो 72 भी आता है, 80 भी आता है, 88 भी आता है, 96 भी आता है। तो कितना है 31, मतलब 64 से ऊपर बोल रहा है, तो मोर देन में क्या करेंगे 31 लोग खड़े हो गए। समझ में आई बात। आगे 72 से 80 वाले खड़े हो जाओ, तो 72 से 80 वाले कितने हैं 80 से ऊपर वाले कितने हैं, कितने थे 80 से ऊपर वाले 19।
और 88 से ऊपर वाले कितने हैं 5। अभी मैंने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाली नहीं है, अभी तो मैंने जो क्वेश्चन में डेटा दिया उसको इस तरीके से एक डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब समझना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो आप कोई एक ए शहर में खड़े हो और आपको यहां पर बी शहर में जाना है और उसके बीच में और 2-3 शहर आते हैं। ए से लेकर बी तक की आपको दूरी पता है 50 किलोमीटर है, ठीक है। आपको पता है ए, एक मिनट इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, बी इसको रख देता हूं, सी डी और ई। ए से ई के बीच की दूरी कितनी है 50 किलोमीटर है मान लो। और आपको अगर पता है ए से सी से लेकर ई तक की दूरी आपको पता है 30 किलोमीटर है। मैं पूछूंगा ए से सी की दूरी कितनी है, बता सकते हो? ए से सी की दूरी कि नहीं बता सकते? कैसे बताए? 50 माइनस क्या कर दिए 30, तो कितना आया 20 आ गया। बस यही वाला काम उसमें भी करना है अपने को। देखते जाओ, ये बोलता है 48 से कम, 48 से कम तो 40 कुछ है ही नहीं, तो यहां कितना आएगा 5। 56 से कम में बोलता है 12 है और 48 से कम में कितना है 5, तो 12 माइनस 5 कर दूं, कितना आएगा 7। यहां से लेकर यहां तक का 29 है और यहां से लेकर यहां तक का कितना है 7, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे 29 माइनस 7 करेंगे, कितना आएगा 22। इसका तो 8 दिया ही हुआ है, इसका कितना आएगा 5 आएगा। यहां से लेकर यहां तक का 19 है और यहां से लेकर यहां तक का 5 है, तो इसका कितना आएगा 19 माइनस 5 कितना होता है 14। अब इसका 8 है, इसका 14 है, इसका 5 है, तो इसका कितना होगा यहां से यहां तक का 31 है, तो 31 माइनस 8 माइनस 14 माइनस 5, तो इसका भी आ जाएगा। कितना आ रहा है बोलो? 4 आया, हो गया। अब अपने को जो चाहिए इसको हाईलाइट कर देना, 5 7 22 हो गया। लिख दो यहां पर इसके सामने, कितना कितना आया 5, कितना है 7 22, 22 के बाद 4, फिर 8, फिर 14 और 5। अब इसके आगे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो, नॉर्मल मीन की कैलकुलेशन करनी है। अब आप यहाँ शॉर्टकट लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, स्टेप डिवीजन लगाओ, जो लगाने लगा लो, आंसर वही आएगा, हो जाएगा। बस मेरे को आप लोगों को यहाँ पे क्या सिखाना था, सीरीज का कन्वर्जन सिखाना था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग जब पेपर में आओगे बना के तो ऐसा डायग्राम बनाओगे? अपने समझने के लिए बना सकते हो, वर्किंग नोट है, उसका कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है वर्किंग नोट का। लेकिन अगर आपको ये नहीं बनाना है तो अंदर में जो मैंने कैलकुलेशन करी ना, रेड पेन से दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर लिख के दिखा सकते हो कि ये हमने माइनस किया तो ये इतना इतना आया। आ गई समझ में? वो लाइन ना खींच के आप डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेशन दिखा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 3, अब आ जाओ 4। अब सेम ये ऐसे वाला क्वेश्चन अब मैं नहीं करा रहा हूं ना, नए वैरायटी में जा रहा हूं सीधा। मीडियन का बेसिक क्वेश्चन कराऊं क्या? मीडियन का बेसिक क्वेश्चन कराऊं कि नहीं लगता? नहीं बोल रहे हो? आता है मीडियन कैलकुलेट करने? अरे तो इसकी आवाज से परेशान हूं मैं, नीचे एकदम इतना 2 महीना हो गया काम खत्म नहीं हुआ इनका। इसके पहले वाला ये वाले का इसका आंसर कितना आएगा बता देता हूं मैं, 68 आएगा। सही बोल रहे हो, इसका आंसर आएगा
68। मीडियन की कैलकुलेशन करनी है अपने को, काहे की कैलकुलेशन करनी है, मीडियन। क्वेश्चन दिया है मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है आपकी 7, 10, 15, 20, 25, 12 और 10। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को मीडियन की कैलकुलेशन आती है, ठीक है, मीडियन की कैलकुलेशन आप लोगों को आती है। सबसे पहला काम कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालना है तो क्या करना पड़ता है, पहले नॉर्मल सीरीज और नॉर्मल क्लास है कि नहीं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, वो देखना पड़ता है। ये तो है नॉर्मल, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मोर देन लेस देन रहता है तो पहले क्या करते, नॉर्मल में लाते। अब इस फ्रीक्वेंसी से पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, CF। तो 7 का 7, 7 प्लस 10 कितना होगा, 17, 17 प्लस 15 कितना होगा, 32, 32 प्लस 20 कितना होगा, 52, 52 प्लस 25 कितना होगा, 77, 77 और 12 कितना होगा, 80, 89 और 10 कितना होगा, 90, 99 होगा। ये आ गया CF। अब मीडियन निकालने के लिए पहले अपने को क्या निकालना पड़ता है, मीडियन नंबर। मीडियन नंबर मतलब छोटा m। इसका फॉर्मूला होता है n/2। n कितना है, 99, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 49.5। अब 49.5 को आप है ना CF में लोकेट करो, उसके बराबर या उससे कोई जस्ट बड़ा नंबर आपको दिख रहा है क्या, CF में खोजो, 49 दिखा नहीं, उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, यहां लिखोगे मीडियन नंबर 49.5 lies here, therefore 30 to 40 will be the मीडियन क्लास। चलो मीडियन का फॉर्मूला देखो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन को अपन कैपिटल M लिखते हैं, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। अच्छा सुनो सुनो, इधर 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 इधर, ओ दीदी इधर देखो, 2 मिनट मेरी बात सुनो। शायद आप मेरे से वो डाउट पूछे थे या कौन तो पूछा था, मेरे को याद नहीं है, मेरे को आप ही का याद आ रहा है। शायद आप पूछे थे, आप पूछे थे सर, आप ये वाला फॉर्मूला लिखाए हो और बुक में कुछ और फॉर्मूला लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो, इस फॉर्मूले को मैं एक तरीके से लिख रहा हूं, L2 और L1 को अपन माइनस करते तो क्या आता है, इनके बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। मिड वैल्यू मैं डिवाइड बाय 2 करने बोल रहा हूं, इनके बीच के डिफरेंस को अपन आई बोलते हैं कि नहीं, इंटरवल, ठीक है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को रिप्लेस करके ऐसा लिख दूं, L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू M माइनस C, तो कोई गलत है, गलत है क्या, वो L2 माइनस L1 नहीं लिखता। अब मैं इस फॉर्मूले को अगर ऐसा लिख दूं, तो कोई दिक्कत है क्या, तो आप लोगों को क्या लगता है बुक वाला दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा है, अरे है भाई वही चीज है। बच्चा रोटी नहीं खाता,
छोड़ो, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ सेट नहीं होगा, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ सेट नहीं होगा, तो दूसरा चीज है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इस फॉर्मूले में जो जो लेना है ना सब अपन कहाँ का उठाएंगे, यहाँ का। ये होगा आपका L1, ये L1 होगा, ये क्या होगा L2, ये F होगा, और जो मीडियन क्लास होती है ना उसके ऊपर वाला CF जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, C। बस फॉर्मूले में वैल्यू C लेते टाइम C मत बन जाना भाई, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। L1 कितना है 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन इंटू M कितना था 32, तो 30 प्लस 10 अपॉन 20 इंटू 17.5, तो 30 प्लस इसको पूरा सॉल्व कर दो, कितना आता है, कितना होता है, अरे इसका आधा ही कर दो ना सीधा, 8.75। मेरे को अचानक सुरेंद्र की आवाज आई, आया क्या सुरेंद्र, अच्छा वो यूवी बोला, 38.75। ठीक है, ये मीडियन निकालने का तरीका है। इसके बाद भी वही क्वेश्चन आया था तो मैं नहीं करा रहा हूं, अब सिमिलर क्वेश्चन है सब। अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन, दो ठोक फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला मीडियन के अंदर कराऊं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंडिचर जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, नंबर ऑफ फैमिलीज, हाँ आगे अपने को है ना यश बताएगा सब चीज। हाँ यश आ जाओ इधर सामने, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या बोल रहे हैं सुनो, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ n इज इक्वल टू 100, n कितना है 100 है, एंड मीडियन इज इक्वल टू कितना है 50। फैजुद्दीन भाई थोड़ी देर में लगा रहा हूं ना, क्लास चल रही है। कैसे बनेगा, मैं 5 मिनट आप लोगों को दिया, नहीं आप लोगों से बनवाऊंगा कचरा कर दोगे आप लोग। इधर देखो सब, मैं ही बता रहा हूं, हमको क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई है, n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है और मीडियन की वैल्यू, सॉरी n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है और मीडियन इज इक्वल टू कितना दिया है 50। n का मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है, मान लो इधर इसकी और इसकी वैल्यू के लिए मैं एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, तो वेरिएबल क्या रखूं, मान लो हम ये तो जानते हैं ना कि सबको ऐड करेंगे तो सबका सम कितना आना चाहिए, तो इसको मैं मान लेता हूं f, इसको क्या मान लेता हूं f। तो 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना, अभी आप लोग एक काम करो, 14 प्लस 26 प्लस 16 तीनों को ऐड करो, कितना आता है 56 आता है। 56 माइनस 100 करो, कितना आएगा 44 आया। 44 जो आया है वो इसका और इसका सम होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। 44 कहां से आया समझ में आया ना सबको,
मैं कैसे निकाला 44, सुनो, ये और ये छोड़ दिया, 14 प्लस 26 प्लस 16 तीनों को जोड़ के -100 कर दिया, तो कितना आया 44। तो 44 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके और इसके सम को। तो मैं मान लेता हूं कि पहली वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ, तो दूसरी वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 44 माइनस एफ। ये एज्यूम करके अगर कर लिए ना तो क्वेश्चन इजीली बनता है। नहीं तो फिर एफ या फिर एक्स वाई मानोगे, दो वेरिएबल ले लोगे ना तो आप खुद कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, आगे चल डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। अब अपन क्या करेंगे, सी एफ निकाल ले, सी एफ 14 का 14, 14 प्लस एफ करोगे तो कितना होगा, 14 प्लस एफ प्लस 26 तो कितना होगा 40 प्लस एफ, 40 प्लस 40 प्लस एफ प्लस 44 माइनस एफ, तो 84 हो जाएगा डायरेक्ट। एफ प्लस है, एक एफ माइनस है, तो कट जाएगा आपस में। नहीं समझ में आया तो लिख के बताऊं, नहीं कई लोग मुंडी हिला रहे हैं लेकिन उनको नहीं समझ में आया है। 40 प्लस एफ है ना, प्लस प्लस 44 माइनस एफ, तो ये प्लस एफ और माइनस एफ क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या 40 प्लस 44 बच गया, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 84 आ जाएगा। अब 84 प्लस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा 100। ये अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन क्या करते, छोटा m निकालते। छोटा m इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन, तो 100/2 मतलब कितना आएगा 50। अब सुनो ध्यान से, हम नॉर्मली क्या करते, जब मीडियन की कैलकुलेशन करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने मीडियन की कैलकुलेशन करी थी, तो छोटे m की वैल्यू के बेस पर अपन ने मीडियन क्लास सिलेक्ट किया था कि 49.5 कहां लाई कर रहे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते वैसा। 50 कहां लाई कर रहे हैं भाई, वो तो दो वेरिएबल है ना, कहां खोजोगे सीएफ में उसको। एक सिंपल सा लॉजिक है समझना। पिछले क्वेश्चन में आंसर कितना आया था, 38.75 आया था। 38.75 किसके बीच में आता है, 30 से 40, मतलब जो मीडियन क्लास होगी ना उसके बीच का ही कोई आंसर आएगा, वही मीडियन होगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को मीडियन की वैल्यू दी हुई है, चेक करना कितना दिया मीडियन, 50 दिया मीडियन। तो 50 किसका है, किसके बीच में आएगा 50, तो यहां पर है ना आपको खुद ही एज्यूम कर लेना है, क्योंकि मीडियन की वैल्यू 50 है तो मीडियन क्लास क्या होगी, सिंस लिख दो यहां पर, सिंस वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 50, देयरफॉर मीडियन क्लास विल बी 40 to 60। तो मीडियन क्लास पता चल गया, तो ये हमारे लिए क्या है L1, ये क्या है L2, ये क्या है F, और ये क्या है C को पूरा ब्रैकेट में लेके एक टर्म है, वो अलग अलग खुले में मत ले लेना उसको। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू छोटा m माइनस सी। मीडियन कितना था 50, L1 कितना है 40 प्लस 60 माइनस 40 अपॉन F कितना था 26 इंटू छोटा m कितना है, छोटा m भी 50 है, माइनस सी कितना है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे ऐसा, छोटा m कितना आएगा 50 माइनस 40 प्लस 14 प्लस एफ, 14 प्लस एफ। बस इसको सॉल्व कर देना है, एफ की वैल्यू निकल जाएगी। एफ की वैल्यू निकल जाएगी तो दूसरा वाला भी निकाल लोगे आप। चलो सॉल्व करें, 50 को यहीं रहने दो, 40 प्लस 20/26 इंटू अंदर का सॉल्व हो जाएगा 50 माइनस 14
माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा बाहर का माइनस का साइन। तो 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 20/26 इंटू 50 माइनस 14 कितना होता है? हाँ, 36 माइनस एफ। अब 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 20/26। अब 20/26 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 26 करो कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई 36 करो सॉरी, कितना होगा? 720 माइनस 20f अपॉन 26 होगा कि नहीं है? 26 हो गया। अब 40 यहां पर प्लस में, तो इधर ले जाओ, माइनस कर दो उसको। तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 720 माइनस 20f अपॉन 26। तो ये कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 26 इधर ले आऊं, इज इक्वल टू 720 माइनस 20f। तो कितना हो जाएगा? 260। 260 माइनस 720 इज इक्वल टू माइनस 20f। अब 720 और 260 को माइनस करो, कितना होता है? माइनस करो, 460 इज इक्वल टू माइनस में आएगा माइनस 20f। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो f इज इक्वल टू कितना होगा? 460 डिवाइड बाय 20। तो f की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 23 आई। तो हमने फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी माने थे? फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी अपनी? अरे f माने थे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 23। देयरफॉर सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी 44 माइनस एफ इज इक्वल टू कितना आएगा? 21। तो ये हमारा आंसर आ गया 23 और 21। समझ में आया? अच्छा, ये जो बीच के स्टेप्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों के लिए 2-3 स्टेप ज्यादा लिखे हैं। वो आप लोगों को लगता है कि आपसे हो जाएगा, तो 2-3 स्टेप आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो उसको, ठीक है? बाकी प्रोसेस यही है बनाने की। तो ये हो गया मीडियन का सवाल जो पेपर में आ चुका है। आगे बढ़ जाए अब। जब तक आप लोग थक नहीं जाओगे। हाँ, 6:30 कोई थक गए थे? चलो, तो अब अपन मोड में आ जाए। तो मोड की कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को पता है कि कितने सारे मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड है, ग्रुपिंग मेथड है। जा रहे हो? और किसी को जाना है? चाय पीना है? क्या स्टिंग पियोगे? ये सब चलो, एक क्वेश्चन मोड का देखो। मोड का इधर, मोड का क्वेश्चन देखो सब लोग।
मैं क्वेश्चन आप लोगों को अभी होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5वां बन चुका है, 6वां है। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स लेस देन आएगा 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, 45, 40, 30, 16, 10, 7 और 3। इधर सुनो मेरी बात। नॉर्मली लेस देन वाली जो सीरीज होती है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली आपको दिख रही है सीरीज, कौन से ऑर्डर में होती है? ये असेंडिंग में। ये उल्टा दे दिया भाई लेस देन वाली सीरीज। तो आप लोगों को क्या करना है सुनो, इसको पहले ना रिवर्स कन्वर्ट कर लेना, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। नहीं तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है आप लोगों से? ये क्वेश्चन पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी नहीं, बस्तर यूनिवर्सिटी में आया था 2024 में। मीन मीडियन मोड निकालना है, निकल जाएगा। पहले नॉर्मल क्लास नॉर्मल सीरीज में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, फिर मीन मीडियन मोड का रूल लगा के निकाल देना। कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। सरगुजा यूनिवर्सिटी 2023 में भी लगभग सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस डेटा चेंज था। रविशंकर यूनिवर्सिटी में भी 2024 में यही क्वेश्चन आया था, डेटा सेम था। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? बस्तर यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी और सरगुजा तीनों जगह एक ही जैसा क्वेश्चन आया था। मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करके बताओ बोल रहा है और नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया है। उसके बाद है ना रविशंकर 2022 में सेम क्वेश्चन आया था, बस मोर देन लेस देन के बदले क्या दे दिया था? मोर देन। उसमें भी बोलता है मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करके बताओ। मतलब बोल सकते हैं कि मीन का 5 नंबर, मीडियन का 5 नंबर और मोड का 5 नंबर। और सीरीज कन्वर्जन मतलब क्या बोल सकते हैं? पुरोनी। ये हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे। आंसर आप लोग आपस में मैसेज करके कंफर्म कर लेना ना भाई। मैं क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं, रुको ना। तो यहां तक आने के बाद सुनो, इतना करने के बाद आप लोगों का सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड की बात कर रहा हूं, ये खत्म हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को एक काम मैं क्लास में जो नहीं करवा रहा हूं वो करने बोल रहा हूं। मोड का ग्रुपिंग टेबल वाला ये आप लोग सेल्फ कर लेना, ठीक है? क्योंकि अपने ऐप में डला हुआ है, आप लोग देख लेना कैसे मैंने बनवाया है ग्रुपिंग टेबल वाला मोड का। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो ज्योमेट्रिक मीन का और हार्मोनिक मीन का आपके यूनिवर्सिटी में सवाल नहीं पूछा है। हेलो, मैं क्लास में अभी, रुको ना, क्लास चल रही है। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर बच जाता है डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर, जिसमें रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, ये सब बचता है। तो आप लोगों को मैं आज की क्लास में, पहले क्लास स्टार्ट होते साथ मैंने क्या टारगेट दिया था, क्या क्या पढ़ के आना है आप लोगों को। शुरुआत में अगर आ जाओगे तो सिलेबस जब डिस्कस कर रहा था तो मैं बोला था यूनिट नंबर 5 आप लोगों की जवाबदारी,
इसमें थ्योरी मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ थ्योरी करके जाओ, प्रोबेबिलिटी कंफर्म नहीं है। यूनिट नंबर 4 में इंडेक्स नंबर कर लो, उसकी थ्योरी कर लो। और दूसरा यूनिट नंबर 2 में आप लोग क्या करोगे, सेंट्रल टेंडेंसी। ये आज का पूरा टारगेट है, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सेम मीडियन अगर आपको आता है कैलकुलेट करने, मीडियन सेम वही प्रोसेस से कैलकुलेट होता है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। डिस्पर्सन बोल रहे हो क्या? हाँ, पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल जो होता है ना, मीडियन के प्रोसेस से निकलता है पूरा। अब बच जाता है डिस्पर्सन। तो मेरे को आप लोग अगर है ना थोड़ा सा समय दोगे तो मैं आप लोगों को पूरा तो नहीं कराने वाला, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्कीवनेस और मीन डेविएशन में आप लोगों को करवाऊंगा क्लास में। तो अभी कितना बज रहा है? 7:43 हो रहा है। आप लोगों को बाकी टॉपिक भी तो पढ़ने हैं, और आज अगर पढ़ा भी दूंगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, एक दो की बात नहीं है। अगर मैं बोलूं ना तो इसकी पूरी रिकॉर्डिंग अपने ऐप में डली हुई है, मैं बोल सकता हूं, आप लोग देख लो उसमें से। हाँ, सबका डला हुआ है, ठीक है। तो आज जो मैंने टारगेट दिया उसको कर लो पूरा। हाँ, अब कल की क्लास में आप लोगों को मैं क्या क्या टॉपिक रह गए बता देता हूं। वो ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, कोरिलेशन तो करा चुका हूं मैं। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्कीवनेस ये कराऊंगा। यूनिट 1 का जो मैं ग्राफ राफ वाला बोल रहा हूं वो कराऊंगा। और कल की क्लास में मैं रिग्रेशन करा दूंगा। ये हो जाएगा 2 घंटे में, सब हो जाएगा। बता रहा हूं। हाँ, मॉर्निंग में रहेगी कल की क्लास।